सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू 18 मिलियन डॉलर्स में बन गया और वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू 180 मिलियन डॉलर्स में बन रहा है। 10 गुना का फर्क है यहां पर। सीबीआई वर्सेस सीबीआई। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच में क्या क्राइसिस चल रही है। कांग्रेस के टाइम पे कैसे होते थे न्यूज चैनल्स, आज के टाइम पे कैसे हैं, और बीजेपी की जो पिछली सरकार थी, वाजपेयी जी की जो सरकार थी, उस टाइम पे कैसे होता था न्यूज चैनल्स। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पूरी दुनिया में झूठ एक नई चुनौती बनकर उभरा है। झूठ की दीवार हमारे आसपास रोज बड़ी होती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं एबीपी न्यूज की क्राइसिस के बारे में और उसके पीछे का सच क्या है। ऐसा क्या हुआ इस न्यूज चैनल में कि इतने बड़े जर्नलिस्ट पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को रिजाइन करना पड़ा। मैं आपको उनके खुद के शब्दों में बताना चाहूंगा। उन्होंने कुछ ऐसी चौंका देने वाली चीजें बताई हैं जिन्हें जान के आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए देखते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 20 जून 2018 से। 20 जून को दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे देश के कुछ किसानों से। उस पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन ये निकल रहा था कि बेसिकली मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए और हमारे किसान भाई भी बड़े खुश हैं। एक पॉइंट पे उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक फार्मर कहती हैं कि मेरी इनकम डबल हो गई है। और पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। अच्छा, और जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही है उनकी आय भी बढ़ गई होगी? जी सर। देखिए, मैं किसान भाइयों में ये दिखाता है। असल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं उसी दिशा में जा रही थी। ये दिखाया जा रहा था कि फार्मर्स की इनकम डबल होनी शुरू हो चुकी है अभी से। अब क्या हुआ कि दोस्तों एबीपी न्यूज ने अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स भेजे इस गांव में, छत्तीसगढ़ में गांव था। इस स्पेसिफिक औरत के पास ग्राउंड रिपोर्टर्स भेजे ये पूछने के लिए कि आपकी इनकम एक्चुअली में डबल हुई है क्या। और 6 जुलाई को पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने अपने न्यूज शो पे ये सच दिखाया। इनके न्यूज शो का नाम था मास्टर स्ट्रोक। ये 9 से 10 बजे आता था एबीपी न्यूज पे। जो धान की खेती थी 2 एकड़ में, उससे कमाई दोगुनी हुई क्या? नहीं। इन औरत का नाम था चंद्रमणि और इन्होंने कहा कि नहीं, मेरी आय डबल नहीं हुई है। इसके बाद गांव के सरपंच से पूछा गया सच क्या था और गांव के सरपंच ने कहा कि एक दिल्ली से टीम आई थी इनके गांव में और उस टीम ने किसानों को सेलेक्ट किया और कहा कि तुम जब मोदी जी से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करोगे तो तुम्हें ये चीजें कहनी होंगी। कृषि विभाग के जो दिल्ली से जो टीम आया था उसको बताया गया था कि इस टाइप को आपको बताना है, उस टाइप की महिला बताई है। लेकिन सच्चाई में तो जो महिला जो चंद्रमणि कौशिक जी ने जो कृषि में डबल गुण जो फायदा बताई है वो देखने में नजर नहीं आता। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। मीडिया गुलाम हो गया, गोदी मीडिया हो गया। ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं। आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं। जब रैली में नजर नहीं आते तो आप मन की बात कर रहे होते हैं। हर समय आप टीवी पे नजर आते हैं। आप रैली कर रहे थे ना, आप अपने लिए, आप देश के लिए काम थोड़ी। न्यूज चैनल्स कांग्रेस के टाइम पे कैसे होते थे न्यूज चैनल्स, आज के टाइम पे कैसे हैं, और बीजेपी की जो पिछली सरकार थी, वाजपेयी जी की जो सरकार थी, उस टाइम पे कैसे होता था न्यूज चैनल। मौजूदा वक्त में डराया जाता था, कांग्रेस के दौर में एडवाइजरी दी जाती थी। भरतपुर में दंगे ना दिखाइए, तेलंगाना को लेकर आंदोलन हो रहा है, उस आग को मत दिखलाइए, एडवाइजरी होती थी, संपादकों को बुलाया जाता था। आज की स्थिति में सीधे फोन कर दिया जाता है, तो फोन किसी भी जगह से आ सकता है। वो आईनी मिनिस्ट्री से आ सकता है, वो पीएमओ से आ सकता है, वो बीजेपी हेडक्वार्टर से आ सकता है। उस समय चीजें बढ़ती जा रही थी कि एडवाइजरी देनी है, जिसको बुलाना है, लेकिन दिखाया उस समय भी नहीं जाता था और संपादक मान लेते थे छोड़ दिया जाए इसको, और आज की तारीख में सीधे बोल दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, पिछले 1 महीने से मैं आप सबसे दूर थी। इस 1 महीने में बहुत कुछ बदल गया है। जैसे हमारे दफ्तर का पता बदल गया है, साथ ही रवीश कुमार जी के दफ्तर का पता भी बदल गया है। बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या रवीश जी के इस्तीफे से एनडीटीवी अब गोदी मीडिया हो जाएगा? क्या अब एनडीटीवी पर भी सत्ताई भजन चलने लगेंगे? चूंकि मैं भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा रही हूँ, भारत के हर हिंदी चैनल में मेरे जानने वाले लोग हैं, तो सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि सेठ जी ने जिस चैनल को खरीदा है उसमें पिताजी की खिलाफत ना करने का ऐलान हो चुका है। एनडीटीवी अब से 100% गोदी मीडिया हो चुका है। देखिए, इसको दूसरी तरह से समझिए। अब एनडीटीवी के मालिक प्रणव रॉय और राधिका रॉय तो है नहीं, सेठ जी अब एनडीटीवी के मालिक हैं और सेठ जी हैं सरकार के दोस्त। सेठ जी सरकार से धंधा लेते हैं।
पिताजी की कृपा से सेठ जी का काम हो रहा है, करते हैं पिताजी, सेठ जी का नाम हो रहा है। तो जब गंगाधर ही शक्तिमान है, जब चैनल का सेठ ही सरकार की गोद में है, तो फिर सेठ का चैनल गोदी कैसे नहीं होगा? वो तो 100% गोदी ही होगा। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में ऐसा समय कभी नहीं आया कि सरकार सच बोलने वाले पत्रकारों से खौफ खाती हो। मैं नाम गिना सकती हूँ। शुरुआत हुई पुण्य प्रसन्न वाजपेयी से, फिर अभिसार शर्मा, फिर अजीत अंजुम, फिर विनोद कापड़ी, फिर नवीन कुमार। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिनको सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी। विनोद कापड़ी और अजीत अंजुम के लिए तो पिताजी ने कैमरे के सामने TV9 के मालिक से शिकायत कर दी थी कि भाई आपके पत्रकार मेरे पीछे पड़े रहते हैं। आजादी से पहले अंग्रेजी सरकार पत्रकारों पर जुल्म करती थी, उनको डराती थी, धमकाती थी, जेल में डाल देती थी। और आजादी के बाद अब फिर से वही अंग्रेजी शासन लौटा है दोस्तों, जब सरकार को पत्रकारों से डर लगता है, सच बोलने वालों से डर लगता है। कबीर ने कहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, जो आपकी कमियां गिनाए उन्हें अपने पास रखिए। लेकिन आज की सरकार को सिर्फ तारीफ पसंद है, गोद में खेलने वाले पत्रकार पसंद है, ईमान गिरवी रखने वाले पत्रकार पसंद है, दलाल और बिकाऊ पत्रकार पसंद है। तो दोस्तों, सेठ जी के पास पैसा बहुत था। हर बार पिताजी जिस सच बोलने वाले पत्रकार से घबरा जाते थे, परेशान हो जाते थे, उसके मालिक से कहकर पत्रकार को हटवा देते थे। लेकिन इस बार मामला थोड़ा टेढ़ा पड़ गया गुरु। पिताजी ने NDTV चैनल के मालिक प्रणव रॉय पर दबाव बनवाया, लेकिन इस बार चैनल का मालिक भी ईमानदार निकल आया। दूसरे चैनल मालिक लालाओं की तरह बिल्कुल नहीं निकला। प्रणव रॉय ने रवीश कुमार से इस्तीफा लेने से साफ इनकार कर दिया। तो फिर पिताजी ने सेठ जी को पूरी कहानी बताई। सेठ जी ने कहा कि पत्रकार ना बदल पाए, मालिक का कुछ ना बिगाड़ पाए तो कोई बात नहीं भैया, चैनल ही खरीद लेते हैं। आप मुझ पर इतनी कृपा करते हैं, एयरपोर्ट, सरकारी कंपनियां वगैरह सब कुछ कबाड़ के भाव पर मुझे आप बेच देते हैं, आपके लिए एक चैनल तो खरीद ही सकते हैं। फिर क्या था, सेठ पत्रकार और चैनल के मालिक को तो नहीं खरीद पाया, तो चैनल को ही खरीद लिया। रवीश कुमार अब स्वतंत्र पत्रकार है। बहुत लोगों ने कहा कि वो News 24 ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रवीश कुमार ने अब स्वतंत्र पत्रकारिता करने का मन बना लिया है। रवीश कुमार नहीं चाहते हैं कि सेठ को बाद में News 24 खरीदने की भी तैयारी करनी पड़ जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। आपसे मेरा वादा है कि अब से मेरे चैनल पर उल्टा चश्मा यूसी पर प्रज्ञा चाची की चुगली, पब्लिक शो, कटिंग चाय लगातार आपको मिलते रहेंगे। सच से डरने वाली सरकार पत्रकार से माध्यम छीन सकती है, लेकिन सच कहने का हौसला और हिम्मत कभी नहीं छीन सकती है। दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ है, एक वो लोग हैं कि कोई ऐसा नोट छपा ही नहीं है कि हमारा ईमान खरीद ले। और आपने अभी देखा होगा कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं ना, तो चैनल ही खरीद लेते हैं। अगर उनको मेरी निष्पक्षता को लेकर चिंता हो रही होती तो ट्रोल मैं नहीं हो रहा होता, बाकी 50 एंकर हो रहे होते। तो उनको मेरी निष्पक्षता की चिंता नहीं है, उनको चिंता यह है कि जब हमने सबको खत्म कर दिया तो ये कैसे बचा रह गया है। तो वो हताश हैं, मेरे बचे होने के को लेकर या मेरे जैसों के बचे होने को लेकर वो हताश हैं। तो वो गालियां देते हैं, ट्रोल करते हैं। अगर मैं कहूं कि इसका कोई भी असर नहीं होता है तो ये ठीक बात नहीं होगी। अगर असर नहीं होता तो हम कहते भी नहीं। और इसलिए कहते हैं कि इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बेचैन हो गया हूं इनसे, बल्कि इसलिए भी आपसे बताता हूं, मैं लिखता हूं। मेरे दोस्तों से काफ़ी बहस होती है कि तुम क्यों ये बात पब्लिक में डालते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि